एक ऐसा बिजनेसमैन जो कभी भारत के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था, आज उस पर मनी लॉन्ड्रिंग, लोन फ्रॉड और 50 से अधिक कंपनियों के जरिए काले धन को सफ़ेद करने का आरोप लगाया गया। ईडी की रेड, सीबीआई की जांच और अब शेयर मार्केट में भूचाल। आखिर अनिल अंबानी के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे उसका नाम इन सुर्खियों में बना हुआ है? क्या ये सिर्फ एक लोन घोटाला है या फिर इसके पीछे देश की कोई बड़ी बैंकिंग व्यवस्था की बड़ी साजिश है? तो अनिल अंबानी, जिसे आप सभी ने सुना होगा कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गिना जाता है, बिजनेसमैन है और अब उन पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। और अब उनकी जो 35 कंपनियां, उनके साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन पर जो ईडी की छापामारी हुई है, उसके जरिए कुछ जो आंकड़े या कुछ रिकॉर्ड सामने आया, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि अनिल अंबानी के द्वारा कुछ ऐसे घपलाबाजी किए, कुछ ऐसा करप्शन किया गया है। तो इस पूरी वीडियो में हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों। जैसे हाल ही में जो ईडी है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है, उसने अनिल अंबानी के जो रिलायंस अनिल ग्रुप है, धीरू भाई अंबानी ग्रुप, उस पर उन्होंने छापामारी की है और कंपनी से जुड़े हुए जो ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत पूरे भारत में 35 स्थानों पर छापे मारे हैं, जिससे कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं, मतलब कुछ ऐसे आरोप लगाए गए उन पर। ईडी की जांच से क्या पता चला कि येस बैंक से जो लोन लिया गया था लगभग 3000 करोड़ रुपए, जो कि 2017 से 19 के बीच, तो उसका जो गलत तरीके से उसका यूज़ किया गया, जो उसको डाइवर्ट किया गया था। इन फंड को शेल कंपनियों और जो अन्य रिलायंस ग्रुप जो और रिलायंस कंपनीज हैं, उनकी जो संस्थाएं हैं, उनमें उन्हें ट्रांसफ़र किया गया था। जांच के दौरान ये भी बात पता चली है कि लोन स्वीकृति से पहले येस बैंक के जो प्रोमोटर्स हैं, यानी कि वहाँ का एक काफ़ी मशहूर नाम है, काफ़ी फेमस नाम है प्रोमोटर्स में से, जो कपूर एक नाम है, उनके साथ उनकी जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसके साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि उनके निजी खाते में उन्हें पैसे मिले थे, जिससे रिश्वत लोन नेक्सस की आशंका है कि उन्हें रिश्वत देकर उन्होंने ये लोन अप्रूव करवाया है। तो ईडी की जाँच में और क्या कुछ सामने आया है? सबसे पहले तो ये है कि जो कमज़ोर या फिर बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियां हैं, उनको लोन दिया गया है। मतलब कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि इनके साथ ही जुड़ी हुई हैं, अनिल जो रिलायंस कंपनीज ग्रुप्स हैं, इनके साथ, तो फिर उन्हें बिना किसी वेरिफिकेशन के ही लोन अप्रूव कर दिया गया था। हालांकि जब किसी भी व्यक्ति को कोई लोन लेना होता है, खास करके इतने बड़े बिजनेस के लिए कोई लोन अप्रूव करवाना होता है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन होती है। लेकिन जब ईडी की जांच की गई तो उन्होंने ये पाया कि ये लोन तो रिश्वत के माध्यम से लिया गया था, मतलब कि इसको कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। उसके बाद नई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था, मतलब कि डायरेक्टर, जो नई कंपनियां जितनी भी अनिल ग्रुप्स के द्वारा की गई हैं, उनमें एक ही डायरेक्टर का यूज़ किया गया था, जबकि अलग अलग कंपनियों में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा लोन से जुड़े जो ज़रूरी दस्तावेज है वो भी नहीं पाए गए हैं, जैसे कि कोई जो पेपर वर्क होता है वो भी मिसिंग था इस लोन के। जो भी उन्हें ईडी ने जब कहा कि हमें इस लोन के जो पूरे प्रूफ दिखाइए, तो उनके पास कोई भी लोन डॉक्यूमेंट नहीं था जिसके माध्यम से ये पता चल सके कि ये लोन असल में सही तरीके से लिया गया था। इसके अलावा जो फर्जी कंपनियां, उसमें पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे, जिन अकाउंट में या फिर जिन कंपनियों में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, तो जाँच पर यह पता चला कि वो सभी कंपनियाँ फर्जी थी। पुराने लोन चुकाने के लिए नए लोन देने की प्रक्रिया जो है वो भी जो पुराना लोन उन्हें पहले चुकाना था, फिर नया लोन मिलना था, लेकिन ऐसा नहीं था। पुराना लोन उनका चल रहा था और उसके साथ ही उन्होंने फिर नया लोन अप्रूव करवा लिया था, तो इसको लोन एवरग्रीनिंग कहा जाता है। तो इस मामले में आखिर सीबीआई की क्या भूमिका है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने क्या किया? सीबीआई ने इस मामलों में एफआईआर दर्ज की थी। ये मामला जो है येस बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड को दिए गए दो अलग अलग लोन से जुड़ा हुआ है। मतलब कि दो अलग अलग कंपनियां, एक है फाइनेंस लिमिटेड और एक है कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और एक है होम फाइनेंस लिमिटेड। तो इन दोनों को अलग अलग लोन दिए गए थे, तो इन दोनों पर अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। दोनों ही मामलों में सीबीआई ने येस बैंक के जो पूर्व सीईओ रहे हैं राणा कपूर का नाम लिया था। मतलब कि येस बैंक के इनके साथ काफ़ी नाम जुड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ नज़र आता है, राणा कपूर का, तो इनका नाम सामने आया है। तो क्या ये हम ऐसा मान सकते हैं कि जो
अनिल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज हैं वो इस राणा कपूर के साथ मिलकर भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रही है, या फिर उसमें रिश्वत के माध्यम से वो पूरा पैसा अपने हाथ में करना चाहती है, या फिर पूरा बैंकिंग कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इससे छापेमारी का जो अनिल अंबानी की कंपनी है उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? जब ईडी की रेड हुई तो 5% रिलायंस पावर का जो शेयर है वो काफ़ी गिर चुका है। जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था अब उनको खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ हमें भी फंस जाए, या फिर हमारे भी कुछ ऐसी पोल सामने आ जाए जो ना आनी पे, या फिर कई लोग ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं था कि ये जो लोन है ये बिना वेरिफिकेशन के लिया गया, या इस कंपनी को बिना वेरिफिकेशन या बिना किसी जांच पड़ताल के इसको लागू किया गया है। तो इसी तरह जो वहाँ पर जिन लोगों ने अपने शेयर्स लगाए हुए थे वो 5% तक शेयर गिर चुके हैं। मतलब कि जो अनिल अंबानी की जो इनकम है उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। अनिल अंबानी की जो कंपनियाँ उस पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं? सबसे पहले तो सेबी का जो खुलासा किया गया था, मतलब कि जो निवेशक है उनको गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। 2021-22 में सेबी ने अनिल अंबानी की कंपनियों पर निवेशकों को गुमराह करने के लिए 25 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया था। जो ये सेबी कंपनी, इन्होंने सेबी ने क्या कहा था कि RHFL और RCFL ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ी की थी और गलत जानकारी दी थी, जिसके जो इन्वेस्टर्स थे उनका जो भरोसा टूट गया था। इसके बाद SBI ने आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। 2024 की ये न्यूज़ है। इसमें जो रिलायंस कम्युनिकेशंस है, आरकॉम कंपनी है, उसने 1200 प्लस करोड़ का जो लोन था उसको SBI ने फ्रॉडलेंट अकाउंट बताया था कि वो फ्रॉड अकाउंट है। उन्होंने आरोप क्या लगाया था SBI ने? उन्होंने कहा कि कंपनी के जो नियम है उसके खिलाफ फंड मूवमेंट किया गया था, मतलब कि कंपनी के नियम फॉलो नहीं किए गए थे। पैसे का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंसी से नहीं हुआ था, पता ही नहीं चल पाया वो पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनका बैलेंस था वो भी नहीं चुका पाए थे। इसके अलावा और भी काफ़ी आरोप लगाए जा चुके हैं रिलायंस कंपनीज पर। फंड डाइवर्जन और राउंड ट्रिपिंग का आरोप लगाया गया था। रिलायंस होम फाइनेंस जो कंपनी है उस पर यह आरोप लगा था कि उसने अपने फंड्स को ग्रुप की बाकी कंपनियों को घुमाकर दिखाया था, मतलब इसको राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। कई फर्जी कंपनियां बनाई जहां पर लोन भेजे गए और फिर वही पैसा अलग नाम से ग्रुप के पास वापस आ गया था। तो इसी तरह मतलब कि ये ऐसा एक चक्कर था कि जैसे मान लीजिए ये कोई कंपनी है तो इसने अपनी अलग अलग फ्रॉड कंपनियां बना ली। ये 4-5 कंपनियां हैं ABCD, ये है X कंपनी, ठीक है। तो ये X कंपनी ने ABC को पैसा डाला तो वो जो फेक कंपनियां थी फिर वहीं से अलग नाम से, मतलब इन्होंने फिर अलग नाम से पूरा वो पैसा जो था ग्रुप के पास वापस भेज दिया। मतलब कि ये इसको राउंड ट्रिपलिंग कहा जाएगा कि वही पैसा बार बार एक सर्कल में घूम रहा है। इसके बाद धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए थे और FIR और CBI की जांच की गई थी। 2020 में येस बैंक केस में ही CBI ने भी FIR दर्ज की थी जिसमें अनिल अंबानी को आरोपी बनाया गया था, मतलब बताया गया था 2020 में भी। उस समय आरोप ये था कि आरकॉम, रिलायंस नेवल जैसी कंपनियों को गैर कानूनी तरीके से लोन दिया गया था। तो ये सभी आरोप लगाए गए हैं पहले भी कंपनियों के द्वारा, लेकिन अब फिर अनिल ग्रुप्स ऑफ कंपनीज का नाम फिर से चर्चा में आ चुका है। इसके अलावा दिवालियापन और की प्रक्रिया में प्रवेश हुआ था। रिलायंस कम्युनिकेशंस एंड रिलायंस नेवल पहले ही दिवालिया घोषित हो चुकी थी। दिवालिया मतलब कि उसके पास अब कर्ज चुकाने के लिए कोई पैसा नहीं था। तो इन कंपनियों पर अरबों रुपए का जो कर्ज वो अभी तक बकाया, मतलब इन पर बाकी था, कर्ज इन्होंने चुकाना था लेकिन नहीं चुका पाए थे। कई बैंक और संस्थाओं ने NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी केस दायर किए गए थे कि जिन लोगों का पैसा डूबा था उन्होंने फिर केस लगाने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा विदेशी बैंकों से लोन में, जो बैंकों से लोन लिया था उनमें डिफ़ॉल्ट हो चुके थे, यानी कि यूके के केस की हम बात कर रहे हैं। अनिल अंबानी को यूके कोर्ट में भी पेश होना पड़ा था क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड चाइनीज़ बैंक से लोन लिया था। $700 मिलियन डॉलर से अधिक, उसको डिफ़ॉल्ट किया गया था। कोर्ट ने पूछा था कि उन्होंने खुद को इंसॉल्वेंट कैसे घोषित किया जबकि उनके परिवार के पास संपत्ति है। मतलब कि वो खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर रहे थे, यानी कि दिवालिया, जबकि उनके परिवार के पास इतनी ज़्यादा संपत्ति, फिर भी वो उन्होंने यूके के बैंक में से जो भी उन्होंने लोन लिया था वो उसको डिफ़ॉल्ट करवाना चाहते थे।
इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स थे उनके हितों की जो अनदेखी की गई थी, मतलब जिन लोगों ने अपने शेयर्स लगाए हुए थे, खासतौर पर RHFL, RCFL जैसी कंपनियों, इनके जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं और जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। जो निवेशक थे, इन्वेस्टर, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर मिसलीड किया गया था और कंपनी के डिफ़ॉल्ट छिपाए गए थे कि कंपनी पहले लोन नहीं चुका पाई थी। तो ये सभी जानकारी इन्वेस्टर्स के सामने नहीं आ पाई थी। तो ये सभी आरोप अलग अलग समय पर लगाए गए थे। इससे क्या हुआ कि जो अनिल अंबानी की जो ADAG की कंपनी है, उस पर ये लगे आरोप सिर्फ तकनीकी या दस्तावेजी धोखाधड़ी तक सीमित नहीं मान सकते, बल्कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ जो होती हैं, मतलब कि वित्तीय अनियमितता, इसके अलावा कॉरपोरेट गवर्नेंस में चूक भी देखने को मिलती है और फिर निवेशकों को धोखा देना, कानूनी जवाबदेही से बचने की कोशिश। तो जैसे ऐसे ही गहरे और व्यापक आर्थिक अपराधों से जुड़े गए हैं। इसके अलावा जो हमने अभी देखा था अलग अलग कंपनियों पर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, मतलब कि जो RHFL कंपनी है उस पर हाउसिंग लोन में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया कि फर्जी कंपनियों को फंड दिया गया। इसके अलावा जो RCFL है, यानी कि लोन रूटिंग हुई और फर्जी कागज़ बनाए गए। फिर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी आरोप लगा है, पैसा गलत तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है और फिर मतलब इन्होंने गलत तरीके से पैसा जो है बाकी फंड, मतलब बाकी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया है। रिलायंस कम्युनिकेशन आरकॉम पर भी आरोप लगाया है, जो कि SBI ने उसको फ्रॉड डिक्लेयर कर दिया था। फिर रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग ने कंपनी पर भी आरोप लग चुके हैं कि इंसॉल्वेंसी एंड एसेट हाइडिंग, मतलब उन्होंने अपने जो एसेट्स छुपाने की कोशिश की थी। तो इस पर AD यानी कि अनिल अडानी ग्रुप्स है, मतलब कि अनिल अंबानी अडानी ग्रुप से जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट क्या की, उन्होंने कहा कि लोन जो है पूरी तरह से सुरक्षित लिए गए थे, मतलब कि लोन उनके अकॉर्डिंग सुरक्षित थे और उन्होंने उनको समय पर चुका दिया था। इसके अलावा ED के द्वारा जिस समय की जांच की जा रही है वो 8-10 साल पुराना मामला है। तो अब इनका ये तर्क है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि ये जो अभी मामले की जाँच चली वो मामला 8 से 10 साल पुराना है। तो हाल ही में ऐसा उनके साथ कोई भी केस नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ कंपनियों के केस पहले से SAT और NCLT में पेंडिंग है, मतलब कि जो नेशनल जो काउंसिल है, लॉ ट्रिब्यूनल है, उसमें काफ़ी केस पहले से पेंडिंग है, अब उनकी जांच की जा रही है। आखिर इन सभी का अगर हम प्रभाव देखें तो इसका प्रभाव खास तौर पर शेयर मार्केट पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। रेड के बाद जो रिलायंस पावर और जो इंफ्रा के शेयर हैं उसमें 10% तक का हमें मतलब डाउन देखने को मिल रहा है। 10% तक शेयर जो है गिर चुके हैं। इसके अलावा जो कानूनी स्थिति की अगर हम जांच करें तो मामले की जांच अभी तक जारी है और ED की चार्जशीट का इंतज़ार किया जा रहा है कि ED जो है मतलब अपनी चार्जशीट किस तरह से पेश करेगी। तो ये अलग अलग अभी तक जांच चल रही है। इसके बाद पूरा मामला क्या आएगा, मतलब पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है वो हम फिर देखेंगे इसके बाद में। तो ये हमारी न्यूज़ आज के लिए इतनी थी, जिसमें हमने ये सब कुछ देख लिया कि उन पर कैसे आरोप लगाए गए। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी ये सब मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जो आम जनता उन्होंने तो फिर थोड़े बहुत तो भ्रष्टाचार फ्रॉड करेंगे जब इतने बड़े लेवल पर ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या ये जो भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसको मतलब खतरा है, उसके जो बैंक में लोग काम करते हैं या बैंकिंग जो वहाँ पर मतलब पर्सन्स होते हैं बैंक में लोन अप्रूव करवाने वाले, तो उनको रिश्वत देकर इन्होंने लोन अप्रूव करवाया है। तो ये मामला आखिर मतलब क्या है पूरी तरह से, तो ये अभी धीरे धीरे जाँच के बाद सामने आएगा। ED की खबरों के बाद अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है उससे यही पता चल रहा है कि जो शेयर है वो काफ़ी नीचे गिर चुके हैं। इससे पहले जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी लोन अकाउंट फ्रॉड बताए थे और भी RBI की रिपोर्ट की गई थी। इसके अलावा USA के द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए थे अडानी ग्रुप्स के ऊपर कि उन्होंने रिश्वत के माध्यम से जो शेयर्स हैं वो खरीदे हैं या फिर अपनी कंपनी की स्थापना की है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसी और नई जानकारी और अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।